हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्विल मंत्रा में। साथियों, आज का हमारा जो है टॉपिक है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 होगा। तो साथियों, मैं पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं सोचता हूँ कि कोई भी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा ना जाए, ताकि आप पार्ट वाइज बिल्कुल आसानी से ब्रेक कर करके आप लेक्चर को देख सकें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, आज यूनिट 3 में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 में टेक्निकल प्रेजेंटेशन। जो यूनिट 3 है उसमें हम बात करने वाले हैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन और उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देते हैं। तो साथियों, ये शॉर्ट व्यू है, आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं हम, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और बिना ऐसा ना लगे कि आपको मैं कोई टॉपिक पढ़ा नहीं था। तो इसलिए आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारा जो एफर्ट है, जो हमारा आपके लिए लगाव है, वो पूरा बना रहे और मैं मोटिवेट होता रहूँ आपके वीडियो को देख करके और आपके लाइक कमेंट से। साथियों, फिर चलते हैं अब आगे। अब साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला हमारा बात आता है प्रेजेंटेशन का। जैसे हमारा टॉपिक था क्या, टेक्निकल प्रेजेंटेशन। तो हम पहले ही बात करते हैं प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन आप जानते होंगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन है, आप जानते होंगे। कोई भी यहाँ पे कंपनी आती है, वो भी अपना प्रेजेंटेशन देती हैं पहले, और हम भी कोई आइडिया शेयर करते हैं तो हम इसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन मीन्स यहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन मीन्स टू पुट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन आइडिया बिफोर द ऑडियंस इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर एंड द प्री डिफाइंड पर्पज विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स। अब यहाँ पे साथियों बात करिएगा क्या क्या बात की गई, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को किसी आइडिया, अपने इन्फॉर्मेशन और आइडिया को ऑडियंस के सामने एक सिस्टमेटिक मैनर के रूप में देखते हैं या फिर रखते हैं। और उसको क्या होता है, जो पर्पज होता है प्री डिफाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मतलब साथियों हम क्या करते हैं, जैसे कोई सीन ऐड करते हैं, कोई डाटा रखते हैं, चार्ट यूज करते हैं, कोई रिसर्च होता है उसको शो करते हैं, किसी और रिसर्च होता है, सभी चीज़ों को शो करते हो। तो यहाँ पे हमारे विजुअल साइड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फोटो लगाया हूँ, ठीक है, विजुअल है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस प्रकार से कुछ कंपनी के होते हैं, कुछ डिजाइन्स होते हैं जो आपने अब कंपनी ने प्रेजेंट किया है, आप उसको अपने ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं। कोई मॉडल आया है, नया बनाए हैं, तो उसको ऑडियंस तक पहुँचाना है। सारे क्या होते हैं, विजुअल एड्स। उसमें जब फोटो ऐड करते हो विजुअल एड्स होती हैं, कुछ एनिमेशन लगा देते हैं, कुछ कार्टून लगा देते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, तो हमारे विजुअल एड्स होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन होता है क्या, कि अपने ऑडियंस और आइडिया जो है, इन्फॉर्मेशन है, अपने एक ऑडियंस तक सिस्टमेटिक और जो पहले डिफाइन है, उसका उद्देश्य क्या होता है, पहले से हमारा प्री डिफाइंड होता है, तो उसको हमको पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे गोल क्या होता है साथियों, आप जैसे पता है, हमने पहले ही बात किया, कम्युनिकेशन का क्या गोल होता है, कि हमको किसी को एजुकेट करना, परसुएट करना, मोटिवेट, इंस्पायर करना, एंटरटेन करना। तो वही पूरा वही जो कम्युनिकेशन का था, वही हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन का भी गोल होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, हम या फिर प्रेजेंटेशन करो किसी को इन्फॉर्म या कोई एजुकेट करते हैं। कभी कभी ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं सिर्फ हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, परसुएट, या फिर हम हमारी ऑडियंस है उसको हम किसी टॉपिक पर उस पर विचार कर रहे हैं उनके साथ प्रेजेंटेशन दे करके, कि हम इस पर क्या प्लानिंग किया जाए। या फिर हो सकता है ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या फिर उनको हम इंटरटेन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो हमारा एक गोल या फिर एम या मोटिव या पर्पज इस सब आएगा, तो आप 4 टॉपिक में इसको आगे भी कैरी आउट कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में आप राइट डाउन कर सकते हैं। बाकी ये जो मेन एम है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे क्या होता है साथियों, फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कौन कौन से प्रेजेंटेशन के टाइप होते हैं। जी हाँ साथियों, कोई एक टाइप से नहीं है, हम इसको कई सारे बेसिस के आधार पर इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन आर क्लासिफाइड। हम यहाँ पे क्या करें, प्रेजेंटेशन का पर्पज क्या है, पर्पज के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डिफाइन किया है या फिर इसको डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पहला बात करते हैं, इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है साथी, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होता है वो टीच, डिमोन्स्ट्रेट और इंस्ट्रक्ट द ऑडियंस एट सम टॉपिक और प्रोसेस सच एज पॉलिसीज एंड रूल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड टेल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑडियंस को किसी पॉलिसी या रूल के बारे में अवेयर करते हैं, उसको हम बताते हैं कि ये नई पॉलिसी आई है, उसमें हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं करते, कि हम उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको निर्देश देना है उस पॉलिसी के बारे में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, हम उनको कह रहे हैं। परसुएसिव प्रेजेंटेशन क्या होता है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन डिजाइन टू इंड्यूस एन ऑडियंस टू एक्सेप्ट बिलीफ और एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो हमारी ऑडियंस है उनको हम किसी बिलीफ, कोई एक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करवाते हैं, उनको हम एग्री करवाते हैं उस पर कि हमको ये टास्क परफॉर्म करना है, हमारा ये डिज़ाइन है। या फिर देखिए यहाँ पे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ऑडियंस को अपने अंदर अपने बातों को इंड्यूस करवाने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए। वही बातें रखते हैं, हम भी बातें रखते हैं, फिर एग्री होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये सेल्फ प्रेजेंटेशन बोलता है। अब सेल्फ प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप जानते होंगे, कंपनी का कोई टारगेट है इस मंथ का। अब कंपनी का टारगेट है, तो कंपनी अकेले तो इसको अचीव नहीं कर पाएगी, साथ में वो क्या करती है, मीटिंग बैठाती है, उसमें जितने भी मार्केटिंग सेल्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयर होते हैं, सभी को क्या करती है, वहाँ पे
उनसे विचार विमर्श होता है, उनको टारगेट दिया जाता है किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है परसुएसिव प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो स्पीकर जो प्रेजेंटेशन देता है, जो प्रेजेंटेशन बनाया है, वो क्या होता है, परसुएसिव होता है, टारगेट दे रहा है। मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है साथियों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑडियंस को करते हैं मोटिवेट करते हैं, जैसे नाम ही बात कर रहे हैं, उसमें मोटिवेशन को इंस्पायर करते हैं किसी टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। नाम ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंटल को बोले हैं टेल प्रेजेंटेशन, परसुएसिव प्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन, और मोटिवेशनल को हम बोल रहे हैं ज्वाइन। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पीकर और एक ऑडियंस दोनों ज्वाइन होकर के मोटिवेट हो रहे हैं ताकि वो दोनों मिलकर काम कर सकें किसी टारगेट पर। तो यहाँ पे मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे क्या था, पर्पज़ के रूप में हम इसको डिफाइन किए थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। ऑडियंस किस हिसाब से है, ऑडियंस की प्रोफाइल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के हैं, इंटरनल प्रेजेंटेशन और एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। तो इंटरनल प्रेजेंटेशन आपको नाम से पता होगा, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप कोई मैनेजर हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही ट्रेंड करना चाहते हैं। हम बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के व्यक्ति को नहीं बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉई हैं, या फिर जैसे कॉलेज है, कॉलेज आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, उनको आप एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे क्या है, इंटरनल प्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं, जैसे एम्प्लॉई, स्टूडेंट, और ये क्या होते हैं, स्टूडेंट या फिर ऑडियंस क्या हो सकता है, प्रेजेंटेशन को ना भी जान भी सकता है और ना भी जान सकता है। ठीक, दोनों हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कोई बाहर से बुलाया गया है, कोई बाहर का प्रेजेंटेटर आया है स्टूडेंट को टीच करने के लिए, किसी बीच में अवेयर करने के लिए। तो यहाँ इस टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट उसको नहीं जानते। लेकिन अगर कोई टीचर ही अपने स्टूडेंट को अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट टीचर दोनों एक दूसरे से अवेयर है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से हट कर किसी एक्सटर्नल ऑडियंस, उनके बाहर ऑडियंस को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ जैसे मान सकते हैं, आप यहाँ पे एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी के बाहर गए हैं, बाहर किसी क्लाइंट्स को या वेंडर पार्टनर को आप क्या कर रहे हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो ना तो आप जानते हैं, ना तो वो आपको जानता है। पहली बार जाएंगे तो अपना आइडिया शेयर करेंगे तो क्या होगा, वो अननोन हो गए। आप प्रेजेंटर, इसमें क्या है, प्रेजेंटेटर क्या होगा, प्रेजेंटर अननोन है, वेंडर भी अननोन है। इस बीच में इसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, जब हम दोनों नहीं जानते या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के ऑडियंस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ और शेयर को। आगे हम बात करते हैं साथ ही यहाँ पे, तो बोला गया कि बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबल टू प्रिपेयर करने के लिए अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले यहाँ पे है इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पे हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम कोई भी यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाएं उसको प्रेजेंट करने के लिए, हम तुरंत यहाँ पर उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस प्रेजेंटेशन आर मेड विदाउट एनी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। हम उसके लिए कोई प्लान नहीं किए, कोई प्रिपेयर नहीं किए। आगे हम बात करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रेजेंटेशन आर मेड विद द केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अब इसकी हम एग्जाम्पल ले लें, मैं आपको यहाँ टीच कर रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहा हूँ, पीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको प्लान किया ना, मुझे इस टॉपिक को यहाँ पे रखना है, फिर उसके बाद मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, मुझे इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, मुझको ये फोटो ऐड लगानी है, ये सारी चीज़ें लगानी है। तो ये क्या है, ये प्लान प्रेजेंटेशन है। तो इसको हम प्लान बोल सकते हैं, जो हमने पहले से प्रिपेयर किया और उसको प्रेजेंट करने के बारे में हम केयरफुल भी, हमको क्या प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे प्लान हो जाता है और प्लान प्रेजेंटेशन, और अगर हमने प्लानिंग नहीं किया होता तो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन होता। अगर यहाँ पे बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट हैं, उसके हिसाब से हम कैसे कैटेगराइज करें। तो आप जानते हैं यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकता है, तो सिंगुलर प्लूरल। तो एक सिंगुलर है मतलब कि कोई वन पर्सन है तो हम इंडिविजुअल बोलते हैं, और ग्रुप में है तो ग्रुप प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल क्या है, जैसे हम यहाँ कोई रिसर्च या कोई डिलीवरी कर रहे हैं, और यहाँ क्या है, राइटफुली टेक ऑल द क्रेडिट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस्ड। और वो क्या करता है, यहाँ पे क्या हुआ, आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यदि जो क्लाइंट है अगर वो एग्री होता है तो आपको इंडिविजुअल, आपको सारी क्रेडिट आपको ही मिलने वाली है। ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या होता है, इन कंट्रास्ट ऑफन इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड देयरफॉर रिक्वायर मोर पार्टिसिपेंट टू मेक देम। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम यहाँ पे कई सारे लोग मिल करके एक टास्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक प्रेजेंटेशन को, किसी एक प्लान को, डिजाइन को, आइडिया को हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या हो गया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई यहाँ पे डिजाइनर है, कोई मार्केटिंग हेड है, कोई यहाँ पे अकाउंटेंट है, सभी मिलके किसी एक आइडिया को शेयर कर रहे हैं किसी एक ऑडियंस के सामने। तो अब क्या होगा, जब फाइनेंस वाला आएगा तो क्या उससे अपनी फाइनेंस की बातें करेगा, जो मार्केटिंग हेड आएगा मार्केटिंग के बारे में बात करके मार्केटिंग किया जाए। यहाँ के लोग मिल करके ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंटेशन ये बात होती है। अगर यदि आप अकेले ही सारे पूरे ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे बात होती है प्रेजेंटेटर कौन है, ना कि ऑडियंस की बात कर रहे हैं। ऑडियंस एक है या हज़ार है, इसके कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट करने वाला अगर अकेला है तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन हुआ, अगर प्रेजेंट करने वाले कई टीम में मिलकर प्रेजेंट कर रहे हैं आइडिया को तो ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है।
तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। हम अगर कोई गुड प्रेजेंटेशन या फिर हम अच्छी तरह से अपने आइडिया से प्रेजेंट करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। द प्रेजेंटेशन आइडियाज should be well adapt to the audience, relate the presentation message idea to the interest of the audience। हम जो प्रेजेंटेशन ऐड कर रहे हैं वो इस प्रकार से हमको बनाना चाहिए, हमारे आइडिया जैसे होने चाहिए ताकि ऑडियंस उसको आसानी से ले सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, अडाप्ट हो जाए और कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो ऑडियंस से रिलेट करता रहे, ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट हो रहा है। अब ऑडियंस को बता दिए हम, आप जा रहे हैं मूवी के बारे में बताने और आप यहाँ के बिजनेस मीटिंग करें तो उसका इंटरेस्ट तो पहले यहाँ पे था, उसको हटाना कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, आप पहले ऑडियंस को टारगेट कर लीजिए, हमको किस प्रकार के ऑडियंस को क्या बताना है, उसका सब उसको प्लान करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें। अब डांस वाले को अगर हम बताएं कि पढ़ना कैसे है तो वो नहीं इंटरेस्ट लेगा, उसको डांस सिखाओगे तो वो समझेगा। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझाना है, हमको ये पहले ही हमको समझना है और वेल प्लान्ड होना चाहिए पहले से ही। ए गुड प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज एंड शुड बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक। जी हाँ साथियों, हम पूरे कम्युनिकेशन में इसी बात करते हैं कि हम जब भी कोई कम्युनिकेट करें, प्रेजेंट करें, तो पूरे टॉपिक हमको प्रेजेंटेशन के दौरान हमको उसी टॉपिक पर बात करनी है। और कंसाइज थोड़ी कंसाइज ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज़ें भर दिए हैं या फिर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो नहीं चलना चाहिए। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान हम एक ही टॉपिक पर बात करें और वो कंसाइज हो, तो वो गुड प्रेजेंटेशन कहलाता है। ए गुड प्रेजेंटेशन शुड हैव द पोटेंशियल टू कन्वे द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जितने भी हमारे, जैसे मैंने बताया 7 फीचर कनेक्शन बताया था, उसमें जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ वो पूरे होने चाहिए। ऑडियंस पर कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन एराइज नहीं होना चाहिए आपके इन्फॉर्मेशन के बाद। कोशिश करिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, ऑडियंस पूछ सकती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इतना एफर्ट करना है कि आप सभी क्वेश्चन को, सभी डाउट्स को डील करें उस प्रेजेंटेशन में। और यहाँ पे प्लान होना चाहिए और यहाँ पे आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको कई बार अभ्यास करिए ताकि प्रेजेंटेशन में आप हेजिटेशन ना हो, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस के साथ स्माइल करेंगे तो आप स्माइल करते ही आप क्या करते हैं, ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट हो जाता है, आपको उसको ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये कोई अलग दुनिया से आया है। और आप आई कंटेंट जरूर बनाइएगा प्रेजेंटेशन के दौरान। और एक बात आती है, द स्पीकर शुड इनकरेज मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। अब क्या करेगा यहाँ पे, शुड इनकरेज मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। अब वो पूछना चाहिए कि ऑडियंस से क्वेश्चन आप पूछते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इस प्रकार से उनको क्वेश्चन पूछ कर इनकरेज करता रहना चाहिए। और प्रेजेंटेशन में ऐसा होना चाहिए कि आप कोशिश करिए कि 10 to 30 स्लाइड्स ही यूज करिए एक प्रेजेंटेशन में, वरना क्या हो जाता है, जैसे मैं बताया ना अभी 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो आप क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, या फिर एक ही प्रेजेंटेटर को सुनते सुनते क्या होंगे, आपका वही वॉइस टोन रहेगा एक प्रेजेंटेटर का, तो या फिर हम वॉइस टोन यूज करें, कोई बीच में आए तब तो आप लॉन्ग स्लाइड तक, लॉन्ग टाइम तक रिटेन हो पाएंगे, वरना नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेशन है 10 to 30 स्लाइड्स। और वैसे भी आप देखते हैं क्लास की 40 मिनट चल दी है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल है कि आप 40 मिनट से ज़्यादा एक प्लेस पर एक स्पीकर को नहीं सुन सकते, तो ये ध्यान दीजिएगा। टेल स्टोरीज, आप स्टोरी के द्वारा उनको अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने वॉइस को इफेक्टिवली यूज करिए, जहाँ पे टोन आपको उठाइए, जहाँ पे ज़्यादा बोलना हो बोलिए, जहाँ पे एग्रेसिव होकर बोलना हो वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन चेंज करते रहिए ताकि ऑडियंस एक ही प्रकार के टोन को सुन करके वो बोर ना हो जाए। और लास्ट में आपको प्रेजेंटेशन के एंड में उसको समराइज कर दीजिए कि आप कहना क्या चाहते थे, इतनी देर क्या बताए, तो जाते जाते ऑडियंस को एक बार उसको फिर मेमोराइज हो जाएगा। द स्पीकर मस्ट हैव अ प्रेजेंटेबल अपीयरेंस व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन। अब आप प्रेजेंटेटर हैं, वहाँ पे आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप स्पीक कर रहे हैं, तो आपको कई सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो वहाँ का आपका अपीयरेंस, आपका जो हाव भाव है, आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि व्यक्ति आपको देखकर अट्रैक्ट हो पाए। आपका बिहेवियर भी उस प्रकार से डिपेंड करता है। और यहाँ बोला गया कि ट्राई टू गेन मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट बाय यूजिंग पॉजिटिव कोट्स, ह्यूमर एंड रिमार्केबल फैक्ट। आप उनको इस प्रकार से पॉजिटिव कोट्स डाल सकते हैं, उनको अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ हंसा सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट डालिए जो उनको भी याद रहे, उनको पता रहे हाँ मैं ये सुना था और ये हाल की घटना है और इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ बातें आ जाती हैं कि एक प्रेजेंटेटर को गुड प्रेजेंटेशन समय हमें ये सारी बातें याद रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को केयर करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। साथियों प्रेजेंटेशन की बात खत्म होगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन आता है। क्या आता है साथियों? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी मैंने बात किया था इंटरनल प्रेजेंटेशन, तो वहीं पे आ गया यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग पीपुल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जैसे मान लीजिए आप टीचिंग होती है, तो आप लॉकडाउन पहले क्या होता था, हम स्टूडेंट सामने बैठे हैं, हम भी सामने बैठे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं और टीचर तुरंत सामने एक दूसरे से डायरेक्ट और बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फीडबैक वो डायरेक्ट और इमीडिएट मिल सकता है, डायरेक्ट हम फीडबैक ले सकते हैं। यदि कोई डाउट अगर होता तो हम तुरंत उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन अमंग द फ्रेंड्स एंड इंटरेक्शन विद सेल्स एग्जीक्यूटिव आर एग्जांपल ऑफ द इंटरपर्सनल। मतलब जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, तो कोई सेल एग्जीक्यूटिव अपने कस्टमर या वेंडर से बात कर रहा है, तो क्या हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो। यहीं पे एक आता है इंट्रापर्सनल, इसको मैंने इसमें ऐड करना भूल गया, तो यहाँ पर होता है एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है साथियों, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने जो ऑडियंस उनसे हम डायरेक्ट इंगेज नहीं होते। जैसे आप मान लीजिए डिजिटल रूप से करते हैं, जैसे आप एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आप लाइव पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसमें डायरेक्ट इंगेज नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चैट है, कोई ना कुछ बैरियर होते हैं। आप सिर्फ लाइव होकर के सिर्फ लाइव चैट कर सकते हैं, तो एक बैरियर है। तो वहाँ पे आप इसमें बोलते हैं इंट्रापर्सनल उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रह जाते हैं, कुछ बैरियर हो जाते हैं। तो इन दोनों टर्म को याद रखिएगा, एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आगे हम बात करते हैं साथियों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कुछ अच्छी विशेषताएं हैं, क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। हम डायरेक्ट अपने वर्बल या नॉन वर्बल रूप से अपने कंस्टेंटली हम लगातार अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक बार कुछ बात को बोल दिए तो आप उसको फिर ऑडियंस को इग्नोर नहीं कर सकती, ना फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, और ना फिर आप उसको वापस बोल सकते हैं, क्योंकि आप तुरंत डायरेक्ट हो रहा है, वो आपने जो शेयर किया तुरंत ऑडियंस तक पहुंच गई, तो बीच में उसमें कोई बैरियर नहीं है, तुरंत पहुंच जा रहा है। तो आप उसको फिर रिवर्सिबल, मतलब फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो बोल दिए, जो आपके माउथ से वर्ड से निकल गए, वो निकल ही जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है ना कि जब आप शब्द बोलें तो उसको सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आप उसको वापस नहीं ले सकते। अब यदि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करके अपने उसको शेयर करें, तो आप बाद में क्या करेंगे, वीडियो सुनेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे जो गलत पार्ट होगा, तो वहाँ पे रिवर्सिबल हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो इरिवर्सिबल है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज सिचुएटेड, यहाँ पे क्या है साथियों, इट occurs within the specific communication setting that affects how the message are produced, interpreted and coordinated। अब यहाँ पे सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, आप उस मैसेज को किस हिसाब से ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस डायरेक्ट है, आप यहाँ पे स्पीकर आप और ऑडियंस तुरंत सामने हैं, तो आप उस कंडीशन में अपने आइडिया या शेयर अपने किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको उस समय हाव भाव क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या, आप किस प्रकार से ऑडियंस को इंगेज कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करता है, सिचुएटेड होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा साथियों। फिर हम चलते हैं आगे टॉपिक की ओर, जो है हमारा क्लासरूम प्रेजेंटेशन। जैसे मैं बात कर रहा था अभी, इंटरनल प्रेजेंटेशन हो गया, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन हो गया। तो इंटरनल में हमने बात किया था ना क्लासरूम प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेटर और स्टूडेंट एक दूसरे से अवेयर है, जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासरूम प्रेजेंटेशन की। हो सकता है आप कहीं ना कहीं फाइनल ईयर में जब जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का आप स्लाइड बनाएंगे, वहाँ पे आप उसको करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर फैकल्टी के साथ आप उसको शेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपका क्लासरूम प्रेजेंटेशन ये आपका बिहेवियर में आएगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझिएगा। जैसे यहाँ पर होता क्या है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन इज अ वे टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट और द हेल्प स्टूडेंट इंक्लूडेड द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। इट हेल्प द स्टूडेंट टू शेयर देयर व्यूज दियर क्लासमेट्स एंड आल्सो एक्सपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग। ये कुछ ज़्यादा नहीं है बस, लेकिन ये जो बताया गया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने जो आपका कॉन्फिडेंस वो स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करने में अच्छा हो जाता है, एक अच्छा तरीका है। क्योंकि आप प्रेजेंट देते हैं अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको बोलने की जो हेजिटेशन होती है, स्पीकिंग हेजिटेशन होती है, वो दूर हो सकती है। तो यहाँ पे बोला गया इस प्रकार से आप प्रेजेंट करते हैं तो आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सभी जो स्किल है वो इम्प्रूव होते हैं, और सभी उसमें आप क्या करते हैं, इंक्लूड भी करते हैं। क्योंकि आप कहीं कहीं पढ़ के गए हैं, उसको आपने प्रेजेंट किया, उसको राइट डाउन किया बार बार, ताकि वो आपको मेमोराइज रहे, और चीज़ों को देखा, लिसन किया, स्पीक कर रहे हैं, तभी आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं अच्छे से। सारी चीज़ें इंक्लूड होकर के आप उसको प्रेजेंट करते हैं, सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं प्रेजेंटेशन टाइम पर। तो और यहाँ पे क्या होता है, आप अपने रिव्यू को, अपने आइडियाज़ को, अपने स्टूडेंट या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम प्रेजेंटेशन से आपको ये हेल्प मिलती है।
यहाँ बोला कि मेथड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बोला कि वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पोडियम प्रेजेंटेशन, आप किसी पोडियम पर खड़े हो गए, यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा है, वहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया कि यहाँ पे जब आप प्रेजेंटेशन करें तो आपका वॉइस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और लाउड होना चाहिए, ताकि दूर कभी कभी क्या होता है कि या फिर आमतौर पर हम सभी कुछ जब क्लास में प्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो लास्ट बेंच तक भी हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, तो लाउड भी होना चाहिए और क्लियर, वहाँ पे इको जो भी बेस हो उसको आराम से माइक द्वारा आप एडजस्ट करवा लीजिए ताकि वो क्लियर जाए। मेंटेन राइट टोन, पिच, आल्सो स्पीड, हमको टाइम टाइम पर अपने टोन को, अपने पिच को और स्पीड को भी मेंटेन रखना है, सही से हमको बोलना है, स्पीड सही रहे ताकि सामने वाला ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे हमको सुनते तक। एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर शुड बी लाउड, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या चल रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑडियंस भी आपको देख रही है, आप किस प्रकार से स्माइल करें, आपका आई व्यू क्या है, आप किस प्रकार से हैंड गेस्चर, सारी चीज़ें आपका वहाँ पे सब चीज़ें बोलती है जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको भी आपको एप्रोप्रिएट करना है, अच्छे ही एक्सप्रेशन रखने हैं। ये कुछ यहाँ पे तो मेथड या फिर कुछ कहें आपके कैरेक्टरिस्टिक थे या फिर कुछ हमको बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हो गया प्रेजेंटेशन स्किल टिप्स फॉर स्टूडेंट, वही सारी चीज़ें हैं जो वही मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा इसको रीड डाउन कर लेंगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। द मेन पॉइंट्स योर बैकबोन ऑफ ए प्रेजेंटेशन, आपको जो प्रेजेंटेशन है वो आपका क्या है, अपने प्रेजेंटेशन क्या रखिए, जो मेन पॉइंट है वही आपको रखिए, वही आपका बैकबोन है, वही आपको आप यहाँ पे देख के शेयर करनी है। और यहाँ पे अपने नोट्स को मत शेयर रीड करिए, वरना आप पोडियम पे बैठ गए, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे बुक रखे हैं और यहाँ पे उसको रीड कर रहे हैं, नहीं, आपको आई कंटेक्ट बनाना ऑडियंस से, तो आप इसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पे एक स्टेप ये भी है, प्रिपेयर क्यू कार्ड्स विथ कीवर्ड्स ऑन देम, आप क्या करेंगे, जो एक मान लीजिए कोई डायरी होगी, कोई वहाँ पे कुछ यहाँ पर टॉपिक या फिर हेडिंग डाल लीजिए बस, ताकि आपको याद रहे, आपको बार बार प्रेजेंटेशन में देखना पड़े और या फिर बार बार आपको रीड ना करना पड़े। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे राइट डाउन कर लीजिए ताकि उसको आप देखते आपको सारी चीज़ें याद हो जाए कि मैं यहाँ पर इस पीपीटी में क्या राइट डाउन किया हूँ। यहाँ पर लगा यूज विजुअल एड्स लाइक स्लाइड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इलस्ट्रेट योर पॉइंट, आप इस सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं ताकि ऑडियंस जो है हमेशा आपको नहीं देखती, प्रेजेंटेशन को नहीं देखती, कभी जो ग्राफिक्स देखता है वो बड़ा खुश हो जाता है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है और ऑडियंस इंगेज रहती है आपकी पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ड्रेस एप्रोप्रिएटली फॉर प्रेजेंटेशन मैंने बात कर चुका, स्पीक क्लियरली एंड लाउड इसकी बात कर चुका, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब भी आप कोई भी, आप यदि आप स्टूडेंट है और आप जाके कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो सारी चीज़ें स्किल्स हैं, आप इसको डे बाय डे और यूट्यूब पे या फिर कई सारी चीज़ें और सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने लिमिटेड चीज़ें बताई है, बाकी जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है, वो आपको जब डे बाय डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाती है धीरे धीरे। तो आपके लिए एग्जाम के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर सकते हैं मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कौन कौन से हैं। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ प्रेजेंट ही कर रहा हूँ, आपके सामने बता ही रहा हूँ, तो आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया, बोला गया कि यहाँ पे 4 मोड्स हैं, 4 मोड्स हैं प्रेजेंटेशन के, या फिर किस प्रकार से प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं उसके स्टाइल। यहाँ क्वेश्चन पूछा सकता है प्रेजेंटेशन डिलीवरी स्टाइल क्या क्या है, या फिर नुआंस ऑफ डिलीवरी क्या क्या है, तो आपको ये सही चारों आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, मेमोराइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। जी हाँ साथियों, क्या करते हैं, आप प्रेजेंटेशन तैयार किए, आपको क्या क्या बोलना है आप उसको राइट डाउन कर लीजिए किसी पेज पर, फिर उसको मेमोराइज कर लीजिए पूरी तरह से, तो आप वर्ड बाय वर्ड वही पढ़ेंगे, वही याद करेंगे। जैसे याद करिए, जब आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बाद में पूरा 1 बाय 1 वही सुनता था, कोई गलती की तो टीचर तो आपको नंबर भी कम देते थे। वही चीज़ यहाँ पे है कि आप क्या करिए, पहले एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, फिर उसको आप यहाँ पे वही मेमोराइज कर लीजिए और प्रेजेंटेशन टाइम वही आप बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा आप रट्टा मार के आए हैं, उसको थोड़ा सा अपने हाव भाव, अपने इमोशंस के द्वारा उसको वॉइस को चेंज कर सकते हैं, बट हाँ उसको आप याद करके बोलिए। तो यहाँ बोला गया, लेकिन ये क्या होता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की ज़रूरत होती है मेमोराइज की, क्योंकि आप सारी चीज़ें याद करके कैसे जरा करते हैं, और यहाँ पे आप हो सकता है आप प्रेजेंटेशन अपने टेक्स्ट को भूल जाए, अपनी स्पीच को भूल जाए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही फॉर्मल होता है, या फिर टू फॉर्मल हो जाए, ये भी कभी अननेचुरल भी लगता है। जैसे आप रट्टा मार के गए हैं तो वहाँ पे अननेचुरल लगेगा कि हाँ आप यही याद करके आए हैं और उसके अलावा कुछ बोल नहीं रहे, उसको लग जाता है कि आप याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी एक आध दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पे आ जाता है रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेटिव टाइम पे उसको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मटेरियल अलाउड, यहाँ पे मटेरियल रिटन मटेरियल है उसको हम बोल रहे हैं सामने ऑडियंस सामने, तो यहाँ पे कब यूज किया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा। जब कोई कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है तब ये चीज़ यूज किया जाता है। जैसे कोई डिस्क्रिप्शन है, मशीन का डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप जानते होंगे जब हमारा इस समय बजट यूज हुआ तो आप क्या करें,
वहाँ पे जो बजट था उसको आप देख के पढ़ा ही जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कोई भी एरर नहीं मानी जा सकती, कोई भी एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे इस टाइम पे हम क्या करते हैं, मैंडेट उसको जो राइट डाउन हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट है जो राइट डाउन है, उसको हम सिर्फ रीड करते हैं। तो यहाँ पे इन दिस द रीडर एंड लिसनर कॉन्टेक्ट इज ऑफन इंटरप्टेड। कभी कभी क्या होता है कि आप बोल ही रहे हैं, आप एडिटर ऑडियंस समझ रहे हैं कि आप सिर्फ वही बोलेंगे जो लिखा हुआ है, तो इधर उधर कुछ करने लगता है। तो यहाँ पर इंटरप्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला आता है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। आप क्या क्या नोट्स तैयार करिए हैं, कैसे बोल समझते हैं इसको। द स्पीकर प्रिपेयर्स अ नोट ऑन अ शीट और कार्ड्स, देन विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल्स ही मेक्स हिज प्रेजेंटेशन, दिस प्रोसेस मेकिंग द डिलीवरी इजी एंड इम्प्रेसिव। अब यहाँ पे क्या हुआ साथियों, अब मान लीजिए यही मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं इतना ना लिखता, जो मैं यहाँ पे इतना सारा पैसा ना लिखता, सिर्फ यही हेडिंग लिख के छोड़ देता, फिर मैं इसके बाद आपको स्पीच डिलीवर करता, तो यहाँ पे आ जाता स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। मैंने एक नोट्स तैयार किया, इसको देखकर मुझे मेमोराइज हो गया सारी चीज़ें, मैं आपको अच्छी तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया कि डिलीवरी को ईजी बनाता है और इंप्रेसिव रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे विजुअल एड्स यूज किए हैं, आप ऑडियो यूज किए हैं, और आप कुछ वर्ड्स यूज किए ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी इफेक्टिव होता है। और इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, यहाँ पे क्या हो गया कि आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं किए, कोई प्लानिंग नहीं किए, जैसे मैंने बात किया था पहले इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, बिना किसी प्लानिंग के डिलीवर किए जाते हैं, और बिफोर हैंड, मतलब कि जस्ट ऑडियंस के सामने तुरंत आपको ऐसा मिला मौका कि आपको प्रेजेंट करना है, आपने कुछ रिहर्सल भी नहीं किया, उसको अभ्यास भी नहीं कर पाया, डायरेक्ट डिलीवरी स्पीच हो रही है, आप ज़्यादा जल्द तुरंत ही स्पीच को डिलीवरी कर रहे हैं, तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस पीपीटी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला आपको पढ़ाने के लिए, पता चला आपके एग्जाम में, तो जल्दी जल्दी पीपीटी तैयार किया, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक इम्प्रॉम्प्टू का भी यहाँ पे हो सकता है, ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग प्रेजेंटेशन भी है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 मोड्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया। अब साथ ही इसके बाद मैं एक और बात करूँगा, फिर इस सेशन को एंड करूँगा। यहाँ पे बात है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग में बात किया था, पहले क्या वाला था, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बात किया था, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्पीकर भी एक है और लिसनर भी एक है, दोनों 1 by 1 है, जिसको बोलते हैं 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो 1-to-1 वन वे नहीं चाहती, 1-to-1 मतलब कि हम 2 लोग, सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक स्पीकर है एक लिसनर है, या फिर 2 ही ऑडियंस है वहाँ पे, एक स्पीक कर रहा है एक दूसरा सुन रहा है। तो वो है हमारा इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ बोला गया कि यहाँ पे जो एक पर्पज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और यहाँ पे जो मेन पर्पज होता है इंडिविजुअल का, वो क्या होता है कि अपने गोल को अचीव करना, इंडिविजुअल के साथ मिल करके उसकी सहायता करना। द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस आर डिजाइन टू हेल्प द स्टूडेंट एक्सप्लोर हिज हर गोल्स एंड एस्पिरेशन एज वेल एज रीजन दैट ही और सी मे चूज द अचीव और अंडर अचीव इन स्कूल और कॉलेज। मतलब साथियों इसको हम समझाते हैं आपको आसानी से। आप पेटीएम का नाम सुनते हैं, अब मान लीजिए आपको पेटीएम है, अब पेटीएम क्या होता है, आज आपके मम्मी या पापा गए, यहाँ पे हो सकता है आपका लिसनर हो गए 2 लेकिन स्पीकर हो गए 2, तो यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इंडिविजुअल ही है, क्योंकि आपके जो और अदर स्टूडेंट है, आप जो आपकी मैम है उनके साथ आपको बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपके ही फैमिली से बात कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है साथियों। या फिर कभी क्या होता है, मीटिंग होता है, आपने कोई बात किया, आप सिर्फ आपको एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको जो मार्केटिंग मैनेजर है, आपको जो ब्रांच मैनेजर है, आपको चाहता है कि मैं सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट में ट्रेंड करूँ, उसी के साथ ट्रेंड करूँ, आपको स्पेशली ट्रेंड करूँ उस टॉपिक पर, तो क्या करेगा, आपके साथ एक 1-to-1 आपको कनेक्शन जारी करेगा, आपको भी बुलाएगा आपको साथ में और उस पर बात करेगा, आपको उसमें हेल्प करेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपकी आवाज़ हो जाती है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे और चीज़ बोला गया कि यहाँ पे द स्किल ऑफ कन्विंसिंग और ओरल प्रेजेंटेशन प्ले डिसीजिव रोल इन इनहेंसिंग द स्टेचर और इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन। वही सारी चीज़ है कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह से आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपने जो ऑडियंस है उसको, या फिर जो 1-to-1 जो सामने वाला लिसनर है। तो इट कैन एलिवेट द स्टेटस ऑफ पर्सन विथ बिगर असाइनमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम और जो आपके यहाँ पे बोला गया ना, उसके स्किल को और यहाँ पे इन्हेंस कर पाएंगे, यदि आप उसको थोड़ा सा असाइनमेंट देने वाले हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, तो आप उसको अकेले में ही देंगे ना, तो यहाँ पे उसको एलिवेट कर सकते हैं, उसके स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग में। तो यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, ये प्राइवेसी में कंडक्ट होनी चाहिए, आप सिर्फ अकेले ही इसको मेंटेन करिए। आपको पब्लिक में आप बताइए, आपको किसी चीज़ बताना है तो सामने उसकी बुराई हो सकती है ना, कि सामने वाला सोचेगा इसको ये चीज़ नहीं आता, तो इसको यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी जाया जाता है। इसको हमेशा प्राइवेसी में कंडक्ट करना चाहिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस को। द पर्सन हु कंडक्ट द इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। अब मान लीजिए मैं इसको बता रहा हूँ, अब इसकी ये क्या नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है, अब इसको सुनाई पड़ा हुआ है, तो ये क्या बोर हो जाएगा, बाद में कुछ खत्म ही हो जाएगा।
तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव बिहेवियर के साथ इसको मोटिवेट भी करे, मोटिवेट के साथ इसको सजेशन भी दे, इस प्रकार से इसका बिहेवियर होना चाहिए। आगे यहाँ साथ बात करते हैं, द कॉन्फ्रेंस सेशन शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, मतलब कि टाइम पर इसको कंडक्ट करवाते रहना चाहिए। जैसे आप पेटीएम की बात मैंने लिया था, तो क्या होता है आज हर कोई कॉलेज, हर कोई स्कूल वाले पेटीएम करवाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारे जो बच्चे की एबिलिटी है वो ग्रोथ होगा, पेरेंट्स भी उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है सब बिजी हैं, तो पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब पेटीएम होता है तो हाँ थोड़ा सा उनके माइंड में स्टिक होता है कि हाँ अब बच्चों को ध्यान देना जरूरी है, मेरे पास बच्चे की ग्रोथ क्या हो रही है एजुकेशन में, कहाँ से वो लापरवाही हो रहा है, तो सारी चीज़ें बात करती हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग में थोड़ी सी मैंने ये बात की है। तो अब साथियों यहाँ पे मैंने बोला था ये एंड है, फिर साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाना आसान तो रहता है, मैं बना दूंगा आप देख लेंगे, लेकिन आप देखते समय उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। आप एक ब्रेक लीजिएगा, फिर थोड़ी देर में अगला पार्ट भी देखिएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट तो भूलना ही नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, हम तक बात पहुँची, ताकि मैं आगे उसका भी कोशिश करूँ आपको सॉल्व करने के लिए। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।